वेलकम बैक बच्चों। तो 45 डेज 45 कंसेप्ट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले इसमें उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन ये दोनों रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि रेडियो एक्टिविटी टॉपिक के अंदर में आता है। तो इससे एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस सारे सेशंस में आप देखोगे 2025 2024 सब में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए 4 मार्क्स सिक्योर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं और सीखते हैं कि क्या न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के अंदर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर ही न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन प्रोसेस होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशन निकलते हैं। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट रेडिएशन है जो हमें पढ़ना है, उसका नाम यहां दिया हुआ है अल्फा, बीटा, गामा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, दिस ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस कम आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले इन तीनों रेडिएशंस के टाइप्स को पढ़ लेते हैं। और बीटा डीके जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बीटा माइनस, बीटा प्लस। हाँ या ना? तो वन बाय वन करके इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है अपने पास अल्फा डीके। अल्फा डीके बेसिकली जब एटॉमिक मास 170 से ज्यादा होता है तो अल्फा डीके हमारा होता है, जिसमें अगर एक पार्टिकल एक्स है जिसका एटॉमिक मास जेड है और एटॉमिक नंबर जेड है, एटॉमिक मास ए है, अगर वो अल्फा डीके के प्रोसेस में जाता है, अल्फा डीके उससे होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और एटॉमिक मास 4 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली अल्फा डीके इज नथिंग बट हीलियम प्लस प्लस 2 4। एक हीलियम का एटम मींस न्यूक्लियस, और एक हीलियम का एटम समझिए उसके बॉडी से टूट के निकलता है। तो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। हीलियम के पास एटॉमिक मास कितना होता है? 4। तो जब भी एक बॉडी एक्स अल्फा डीके करेगा तो वो वाई में कन्वर्ट होगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाएगा? 2 से, और मास 4 से। And some amount of energy will be also radiated, and we can calculate that energy using that binding energy theorem जो हम लोग पढ़ा था, means Q value for a reaction। एनर्जी क्या हो जाएगी? तो एनर्जी अपनी हो जाएगी क्या? मास ऑफ एक्स माइनस ऑफ मास ऑफ वाई एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर। जो एक्स पार्टिकल का मास होगा माइनस मास ऑफ वाई प्लस माइनस मास ऑफ अल्फा डीके। तो इधर का मास ज्यादा रहेगा और इधर जो मास मिलेगा वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि सम मास ऑफ द पार्टिकल माइट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो रिएक्टेंट का मास होता है वो ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा जो बच गया, दैट इज द मास डिफेक्ट एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी यूजिंग द एमसी स्क्वायर फॉर्मूला। अब हीलियम न्यूक्लियाई को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हाई आयोनाइजेशन पावर, इस अल्फा डीके का आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। ये प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखना है। अगर कोई बॉडी जिसकी स्पीड थोड़ी लेस है एज कंपेयर टू अदर, गामा रेडिएशंस का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो आप एक चीज याद रखना, जिस रेडिएशन का स्पीड बहुत ज्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, बट उसका आयोनाइजिंग पावर कम होगा। जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगा उसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, आयोनाइजिंग पावर वीक होगा। अल्फा पार्टिकल का थोड़ा मासी ऑब्जेक्ट होता है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होता, तो उसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है बट पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। और लास्ट में ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं अपना। लास्ट का पॉइंट क्या है बच्चा? लास्ट का पॉइंट है डिफ्लेक्ट इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होता है क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज होता है, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल बोला जाता है। हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने जान लिया। बीटा डीके होता है। बीटा डीके दो प्रकार के होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस। तो अगर बाय डिफॉल्ट बोला जाए कि एक बॉडी बीटा डीके कर रहा है तो कौन सा लेंगे, बीटा प्लस या बीटा माइनस? वी विल ऑलवेज टेक बाय डिफॉल्ट बीटा माइनस। क्या लेंगे? बीटा माइनस इज बाय डिफॉल्ट। बीटा प्लस अगर होगा एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाना चाहिए बीटा डीके में बीटा प्लस डीके। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है? बीटा, अब सिंपल सी बात, आप मेरे को एक बताओ कि न्यूट्रॉन की मास ज्यादा होती है कि प्रोटॉन की मास ज्यादा होती है? सर न्यूट्रॉन की मास ज्यादा होती है। जिसकी मास ज्यादा होती है उसका ब्रेक होने का चांस ज्यादा होता है। तो जब न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन और एक, जब न्यूट्रॉन टूटता है दैट इज बाय डिफॉल्ट प्रोसेस, क्योंकि उसकी मास ज्यादा होती है उसके टूटने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जब न्यूट्रॉन टूटता है तो मेरे को एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मिलता है और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी मिलती है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसीलिए इसको बीटा माइनस डीके बोलते हैं। बीटा माइनस डीके इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। बीटा माइनस डीके इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। जो मिलता कैसे है? तो एक मासी ऑब्जेक्ट विल टूटेगा लेस मासी ऑब्जेक्ट में। तो मास कौन है?
किसके पास मास ज्यादा है? न्यूट्रॉन के पास मास ज्यादा है। मास कम किसके पास है? प्रोटॉन का। मीन्स कंपैरेटिवली बात हो रही है तो न्यूट्रॉन की मास ज्यादा होती है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो में n बाई जेड रेशियो विल बी मच मच हायर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो रेशियो इज मोर, ज्यादा होता है। इसीलिए बीटा माइनस डीके किस में होता है? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मास ज्यादा होगी, मोर होगा। इसमें होता क्या, कौन टूटता है? तो न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। ये दिस मीन्स आपको जानना है, these are the also type of radiations which are accompanied while the breaking of neutron। जब टूटता है तो ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं साथ में, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। जिसके ऊपर में बार लगा होता है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है, जिसके ऊपर में बार नहीं लगा होता है वो न्यूट्रिनो होता है। तो जब भी न्यूट्रॉन अगर एक साइड बनेगा तो न्यूट्रॉन के साइड में न्यूट्रिनो होता है और न्यूट्रॉन के अपोजिट साइड में एंटी न्यूट्रिनो होता है, याद रखना। देखोगे इसमें न्यूट्रॉन बन रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रिनो भी बनता है, आप ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे न्यूट्रिनो भी बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रिनो भी बनता है। ये न्यूट्रिनो है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। समझाता हूं, अभी यहां ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है? जेड है और एटॉमिक मास क्या? ए। अगर ये बीटा माइनस डीके करेगा, क्या करेगा? बीटा माइनस डीके करेगा। याद रखने की टेक्निक बहुत अच्छी है, सिंपल से सुन लीजिए। अगर बीटा माइनस है तो प्लस वन हो जाएगा, अगर बीटा प्लस है तो माइनस वन हो जाएगा, अगर बीटा माइनस है तो प्लस वन होगा एटॉमिक नंबर में। याद रखिएगा, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक तरफ न्यूट्रॉन है एक तरफ प्रोटॉन है, ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर मास है। अभी तो सर आपने बोला न्यूट्रॉन की मास ज्यादा होती है, बट कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। बट अगर फिजिक्स के केस में लोगों मैथमेटिकली ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर होता है तो मास में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है मास, देख सकते हो। बस प्लस वन होगा कि माइनस वन होगा ये याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उसको हिंट ये बता रहा हूं कि अगर बीटा माइनस होगा तो उसका अपोजिट होता है, बीटा प्लस होगा तो उसका अपोजिट होता है। प्लस में माइनस होगा, माइनस में प्लस वन होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं बीटा माइनस डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो लेस होता है, कम होता है। इसमें प्रोटॉन की मात्रा ज्यादा होती है तो प्रोटॉन को टूटना चाहिए। अगर एक न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारा प्रोटॉन हो जाएगा, देन कुछ प्रोटॉन टूट जाते हैं और क्या बनाने लग जाते हैं? न्यूट्रॉन। और प्लस इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। सिमिलर लाइक इलेक्ट्रॉन होता है बट पॉजिटिव चार्ज का होता है पॉजिट्रॉन। इसकी मास एकदम इलेक्ट्रॉन जितनी होती है, बस चार्ज अपोजिट होता है, पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको। तो अगर एक एलिमेंट में अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है, कौन सा डीके हो रहा है? बीटा प्लस डीके। तो जब प्लस है तो यहाँ माइनस वन होगा, जेड माइनस वन। एटॉमिक मास सेम रह जाएगा, एक हमको पॉजिट्रॉन मिलेगा, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूट्रिनो। तो ये बीटा प्लस और बीटा माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ रिएक्शंस एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर में समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा होता है गामा डीके प्रोसेस। ये हमारे उतने काम का नहीं है क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं होता, ना एटॉमिक मास चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है। बट गामा डीके मतलब अब जब भी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई, जो टूट के न्यूक्लियस बनता है, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो वो एनर्जी बहुत एक्साइटेड होता है डॉटर न्यूक्लियस, जो मेरे को नया नया न्यूक्लियस बना है। वो थोड़ा जब ठंडा होता है, जब अपनी एक्साइटेशन स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आता है, इट रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ means photon particles, and that photon particle is nothing but gamma radiations, high speed photons। बहुत तेजी से फोटोन, तो उसका कौन सा पावर ज्यादा होगा? आयनाइजिंग या पेनिट्रेटिंग? सर स्पीड, अगर हाई स्पीड फोटोन्स छोड़ रहा तो उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, आयोनाइजिंग पावर बहुत कम होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में याद रखना है। तो गामा फोटॉन्स और गामा डीके जो होता है उसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स निकलता है, जिसका सर स्पीड ज्यादा होगा तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होगी बट आयोनाइजिंग पावर बहुत कम होगी। तो आप यहां पढ़ सकते हैं, वही चीज मैंने जो एक्सप्लेन किया वही चीज यहां लिखा हुआ है, हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलता है। गामा रेडिएशन में ना ही एटॉमिक मास चेंज होती है ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होती है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हाईली एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आता है, एक्स इज इक्वल टू जेड वाला। ये आपको अगर अच्छे से दिखेगा जब मैं थोड़ा और स्क्वीज कर दूं, यहां देखो आप देख सकते हो, हाईली एक्साइटेड स्टेट से एक डॉटर न्यूक्लियस एक नॉर्मल स्टेट में जाता है विद रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन्स। चलिए, तो आपको बातें समझ में आई होंगी। अल्फा, बीटा, गामा। बीटा में दो प्रकार का होता है, बीटा प्लस, बीटा माइनस। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बीटा माइनस।
नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फिजन। सर न्यूक्लियर फिजन एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस टूट के छोटा छोटा दो न्यूक्लियस बनाता है। अगर हैवी न्यूक्लियस है, बहुत ज्यादा मास है उसका, तो वो टूट जाता है। कैसे टूटता है सर? व्हेन अ न्यूट्रॉन, थर्मली एजिटेटेड न्यूट्रॉन इज इंसर्टेड इनसाइड अ बिग न्यूक्लियस ऑफ अ यूरेनियम पार्टिकल। तो यही प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर थर्मल पावर प्लांट्स में, जहां न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हैं एंड देन वी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। कैसे? तो देखते हैं। यही चीज यूज भी हुआ था आपका एटम बम में। तो स्प्लिटिंग किसकी स्प्लिटिंग होती है? एक हैवी न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग होती है। ये टूटता है कैसे? जब एक थर्मली एजिटेटेड न्यूट्रॉन को इसके अंदर बॉम्बार्ड करते हैं तो क्या बनेगा? टू डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, छोटे छोटे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन, जेनन और स्ट्रॉन्सियम। कौन सा डॉटर बनेगा ये क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी जेनन एंड स्ट्रॉन्सियम बनता है, कभी कभी बेरियम एंड क्रिप्टन बनता है, कभी कभी कुछ और बनता है। बट एक चीज श्योर है, क्या बनेगा नहीं बनेगा, ये 3 न्यूट्रॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स बनेंगे ही बनेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अपना 3 न्यूट्रॉन्स बनता ही बनता है। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियस बनाते हैं। दिस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद रखना है, एक न्यूक्लियस के टूटने पे बनता है। एक न्यूक्लियस के टूटने पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको आंख बंद करके याद रखनी है। द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, हम लोग जो ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बन रहा है, ये हम 3 और 2 का एवरेज वैल्यू क्या होता है? 2.5, तो वो 2.5 दिया हुआ है। बट ऑन मतलब जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर इजेक्टेड, तो जनरली मानते हैं 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इसको मैंने दिया था, हमने सप्लाई किया था इस न्यूट्रॉन को, और ये न्यूट्रॉन अपने आप पैदा हुआ है रिएक्शन के बाद। बातें समझ में आ रही है? दिस इज न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसे बनता है? वही चेन रिएक्शन जो एटम बम जब गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो मल्टीपल चेन रिएक्शन होते होते लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बना था। उसका बेसिक कारण है, मीन्स व्हेन यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विथ ए न्यूट्रॉन, तो अपना बेरियम और क्रिप्टन तो बनता ही है, साथ में क्या बनता है? 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए, एक न्यूक्लियस यहां है, एक न्यूक्लियस में जब हम एक न्यूट्रॉन, थर्मली एजिटेटेड न्यूट्रॉन को इंसर्ट करते हैं तो ये टूटेगा, तो ये कितना न्यूट्रॉन्स छोड़ेगा? ये 3 न्यूट्रॉन्स छोड़ता है। ध्यान से देखिए, 3 न्यूट्रॉन्स छोड़ता है। 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन, हाँ या ना? तो ये जाके दूसरे न्यूक्लियस सबको बम्बार्ड करेगा। क्या करेगा? उसको जाके हिट करेगा, हिट करेगा, हिट करेगा। ये कितना निकालेगा? ध्यान से देखो, ये 1 2 3 कितना निकालेगा? 1 2 3। ये कितना न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा? 1 2 3। मींस एक न्यूट्रॉन से 3 बना, 3 से 9 बने, 9 से 27, और मल्टीपल न्यूट्रॉन्स बनते जा रहे हैं, उतने न्यूक्लियस टूटते जा रहे हैं। एक न्यूक्लियस के टूटने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी निकली थी। और यू कैन इमेजिन कि सम फ्यू ग्राम्स में एवोगाड्रो नंबर जितना न्यूट्रॉन होता है, एवोगाड्रो नंबर जितना एटम्स होते हैं, और एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है, उतनी एनर्जी और प्रोड्यूस होते 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 मल्टीपल चेन रिएक्शन बनते जाएगा, और इससे कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन पैदा होने लगता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने लगती है। तो यही कारण है, अगर आपने इस न्यूट्रॉन को नहीं रोका, आपने इस न्यूट्रॉन के सामने बेरियम मींस अपना बोरोन और कैडमियम रॉड्स नहीं लगाए, तो ये मींस इट विल बी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और इसी को चेन रिएक्शन को कंट्रोल किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स में, यूजिंग बोरोन एंड कैडमियम। हम लोग उसमें मॉडरेटर, उसमें डिफरेंट मींस मॉडरेटर्स और हैवी वाटर लेते हैं मॉडरेटर के लिए, एंड कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड, एंड देन द एनर्जी प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, एंड देन वी प्रेशराइज द स्टीम टू move the turbines to produce electricity। तो कंट्रोल्ड वे में कहां यूज होता है? अपने न्यूक्लियर पावर थर्मल प्लांट्स में। और अनकंट्रोल्ड वे में कहां यूज किया जाता है? जब वी हैव टू अटैक एनी कंट्री और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। बातें समझ में आ रही है? वही चीज अमेरिका ने यूज किया था जापान के ऊपर। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब एक यूरेनियम न्यूक्लियस का टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, जुड़ना। तो जब इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियर, छोटे छोटे न्यूक्लियर जब फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, देन दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। यहाँ पे ए एंड बी मिलके सी बना रहा है, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। चलिए इसमें भी देखते हैं कि हीट एनर्जी कितना बनता है। तो अगर आप ध्यान दोगे, इसमें 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी बनता है। आप याद करो, फिजन में कितना बन रहा था? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, और इसमें कितना बन रहा है?
26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। आप बता सकते हो कंपैरिजन में किसमें ज्यादा बन रहा है? कोई बच्चा आंख बंद करके भी बता सकता है सर फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी पैदा होता है और फ्यूजन में थोड़ा कम एनर्जी पैदा होता है। फ्यूजन का एग्जाम्पल आप देखोगे तो 4 हाइड्रोजन एटम मिलके 2, अगर आप ध्यान दोगे, अपना 2 हीलियम एटम बनाता है प्लस 2 पॉजिट्रॉन पार्टिकल प्लस 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या बन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना एनर्जी निकल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझिएगा, रिएक्शन आपको जनरली एग्जाम में दिया रहता है, तो आप इस रिएक्शन के पीछे मत भागो, बट इस वैल्यू के पीछे जरूर याद रखो कि फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, फ्यूजन में 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो दिस वाज ऑल मींस फॉर फ्यूजन एंड फिजन। एंड अब ध्यान दोगे तुम, अगर बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो एनर्जी रिलीज पर फिजन इज मच मच ग्रेटर देन फ्यूजन। सर इसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक न्यूक्लियस के टूटने पे, यहाँ पे 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी पर न्यूक्लियन देखोगे, एक एक न्यूक्लियन पे एनर्जी देखोगे, तो वहां पे एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम देखोगे 236 था, 235 था, तो 200 डिवाइडेड बाय 235, तो ये 0.85 आ रहा है। और एनर्जी यहाँ न्यूक्लियन में, फ्यूजन में कितना है बच्चा? तो फ्यूजन में अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 4 प्लस 4 पार्टिकल्स हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 4 6.5। तो पर न्यूक्लियन एनर्जी किसके पास ज्यादा है? फिजन वाले में ज्यादा है, और पर न्यूक्लियन फिजन में बहुत कम है 0.85। बट टोटल एनर्जी की बात होगी, इससे टोटल एनर्जी निकलता किस में ज्यादा है? तो फिजन में, ये याद रखिए। दिस वाज ऑल फॉर व्हाट, अपना फ्यूजन एंड फ्यूजन। नाउ इज नेसेसरी कंडीशन जो फ्यूजन प्रोसेस के लिए, जो दो लाइटर न्यूक्लियर फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियर बनाएगा, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कहां आपने? सन पे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो फ्यूजन हो रहा होता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर होना चाहिए दो चीज को फ्यूज करने के लिए। आपने कभी भी अगर मार्केट में जाते हो या कभी भी आपने वेल्डिंग वाला शॉप देखा होगा, तो दो मेटल्स को जब ज्वाइन कर रहे होते हो तो वी सप्लाई व्हाट, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हम सप्लाई करते हैं। जब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सप्लाई करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर रीच हो जाता है, जिससे मेटल्स मेल्ट होते हैं और फिर उसको हटाया जाता है, देन दे सॉलिडिफाई एंड देन दे गेट ज्वाइंटेड, एक जगह पे ज्वाइंट हो जाता है। तो यहां पे भी अगर दो चीज को फ्यूज होना है तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, सो दैट दे कैन गो एंड कोलाइड इन स्पाइट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होने के बावजूद जाके ज्वाइन हो सके, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर भी चाहिए। हाई प्रेशर अगर नहीं रहेगा, हाई टेम्परेचर नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं, बट उन दोनों बॉडी को जाके ज्वाइन करना है, इट हैज टू बी हैविंग high temperature and high pressure. These are the required necessary condition for nuclear fusion process. हाँ ये ना, ये दिस कॉमन फिनोमिनन कहां पे हो रहा होता है? सन पे हो रहा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, वेयर हाइड्रोजन इन प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा मतलब लिक्विड मोल्टेन स्टेट में, एंड प्रोटॉन्स फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियन। प्रोटॉन और हाइड्रोजन, प्रोटॉन एक अकेला प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम को भी बोलते हैं, तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन प्लाज्मा स्टेट में फ्यूज होकर क्या बनाता है? हीलियम बनाता है, एंड रिलीज सम फॉर्म ऑफ एनर्जी 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियस की बात हो रही है, समझ में आया? तो दिस वाज ऑल फॉर न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड नाउ वी आर गोना डू सम क्वेश्चंस, ताकि आप इसमें समझ सको कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एनर्जी इज रिलीज व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फिजन। एनर्जी रिलीज होता है जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है। यस, फ्यूजन में देखा हमने। और लाइटर न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। क्या फ्यूजन एंड फिजन दोनों में एनर्जी रिलीज होता है? बिल्कुल होता है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ फॉर हैवी न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग जेड, while for lighter nuclei it decreases. No, if you remember बाइंडिंग एनर्जी वाला ग्राफ जो मैंने पिछले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में पढ़ा था, वो ऐसा था, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो थी वो घटती जा रही थी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अपना यहाँ पे जेड भी बोल सकते हैं, या एटॉमिक नंबर बढ़ता है, बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास या पर न्यूक्लियन घटता जाता है। तो ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज फॉल्स। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। द एनर्जी रिलीज पर फिजन ऑफ न्यूक्लियस, एक फिजन एक न्यूक्लियस के टूटने से 200, ये तो हमें पता है, ये मैंने अभी बहुत बार रटने बोला आपको। द एनर्जी रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ प्योर एक्स अंडरगो फिजन। अच्छा, तो सर वन न्यूक्लियस के टूटने से कितना एनर्जी बन रहा है?
वन न्यूक्लियस और एटम, एक एटम टूटता है, एटम तो नहीं टूटती है, न्यूक्लियस ही टूटती है, बट न्यूक्लियस इन वन एटम, वन न्यूक्लियस इन वन एटम, एक एटम एक ही न्यूक्लियस होता है, जब टूटता है तो कितना निकलता है बच्चा? सर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी निकलती है, हाँ या ना? तो सर अगर इतना ग्राम टूटेगा तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड कि उसमें कितना एटम्स है, जितने एटम्स उतने न्यूक्लियस। सो नंबर ऑफ एटम्स के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे नंबर ऑफ मोल्स, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है बच्चा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। तो मास अपना दिया हुआ 120 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास कितना? 240 तोला, ये हो जाएगा बच्चा 0.5। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे बच्चा? सर नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, कितना? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं देखूं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6 इंटू 10⁻23। हम अपने कैलकुलेशन के लिए ले सकते हैं, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चा? 3 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा, हाँ या ना? यस, होगा ही होगा। देयरफॉर एक न्यूक्लियस से मुझे इतना एनर्जी मिलता है, तो अगर इतने न्यूक्लियस टूटेंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा? देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सर 3 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। सर अगर अपना एनर्जी तो जूल में नहीं दिया, मेगा इलेक्ट्रॉन में दिया है 2, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 इंटू 10⁻25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो दिस इज ऑलरेडी गिवन, तो ये हो जाएगा अपना आंसर 6। सो हियर इट विल बी 6, आया ना? यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो बहुत आसानी से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या आई टोल्ड यू ना कि हम लोग अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के ऊपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इसको प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले अपने पास एक थोरियम है, थोरियम के पास 90 है। सो थोरियम है यहाँ पे, जिसके पास एटॉमिक नंबर 90 है एंड 234 है। जब ये एक अल्फा रेडिएशन, अल्फा डिके होगा इसका, तो व्हाट वी विल गेट बच्चा बोलो? तो हम लोग को एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, उसका एटॉमिक नंबर ए है और बी है। तो सर जब अल्फा डिके होगा, अल्फा डिके इज नथिंग बट हीलियम 24, तो 2 कम हो जाएगा, मींस इट इज 90 माइनस 2 दैट इज 88, और सर मास में 4 कम हो जाएगा, दैट इज 234 माइनस 4 दैट इज 230, आया ना? नाउ अगेन ये कुछ अंडरगो हुआ है एक प्रोसेस के, कौन सा? बीटा, बीटा माइनस डिके है ये, बीटा माइनस, जिसका मास 0 है। तो बीटा माइनस डिके में मैंने बोला था याद रखने की क्या टेक्निक है? सर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सो वी विल गेट व्हाट? अ वाई, ओके, वेयर 88 प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 89। इसका नाम क्या दिया हुआ? सी, और यहाँ डी है। सर मास में कोई फर्क नहीं पड़ती है, तो इट विल बी ऑलरेडी अबाउट 230। मास में चाहे बीटा माइनस हो या चाहे बीटा प्लस हो, मास फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अगेन इट गोज सम अंडरगो, नहीं बता रखा क्या हुआ, बट पी काइंड ऑफ डिके हुआ। पी नहीं पता, वो आपको बताना है कि पी किस तरह का डिके है। जिससे मुझे क्या मिल रहा है बच्चा? थोरियम मिल रहा है, 90 मिल रहा है, 230 मिल रहा है। अब एक बात बताओ मुझे, मेरे को एटॉमिक नंबर बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए माइनस वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? बीटा माइनस होगा। क्या होगा? बीटा माइनस अगर होगा तो ये 89 प्लस क्या हो जाएगा? 89 प्लस 1 हो जाएगा ना, और मास में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो वी विल गेट टू नो, आराम से हमें आंसर मिल गया है। क्या मिला आंसर? सर ए की वैल्यू क्या हो गई? ए यहाँ पे ए का वैल्यू 88, बी की वैल्यू हो गई 230, सी की वैल्यू हो गई 89, डी की वैल्यू हो गई 230, और अपना पी क्या है? पी है बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। जब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, जब बीटा प्लस डीके होगा तो माइनस हो जाएगा एटॉमिक नंबर में। सो दिस वाज ऑल फॉर आवर मींस न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन अल्फा बीटा डीके, जो कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के अंदर आता है। जब भी न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन होगा, अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा डीके होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। सो आई होप यू हैव गॉट दिस कंसेप्ट, कीप रिवाइजिंग, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।